हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज समा कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेस। चलिए, जो मिनरल एंड इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो भी रिमेनिंग टॉपिक है, हम इस क्लास में उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखते हैं, जो कि शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री देख लिए हैं। ठीक है, एक एक बेसिक सा रिकैप दे देते हैं आपको। और क्या हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल लोकेशन और मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इसको समझने के लिए बस ऐसे समझ जाइए। ठीक है, ठीक है, हम कोई भी इंडस्ट्री हम, ठीक है, सेटअप करते हैं। ठीक है, किस लिए सेटअप करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के पर्पज से हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। ठीक है, इस प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, क्या क्या हो सकता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपका रॉ मटेरियल। ठीक है, एंड आपका हो गया पावर मीन्स इन द सेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री किसके लिए लगाया जाता है? प्रोडक्शन करने के लिए। और इसका एक क्या हो सकता है? जॉब क्रिएशन भी हो सकता है। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, जॉब क्रिएशन हो सकता है। निगेटिव एस्पेक्ट क्या है इसका? क्या है निगेटिव एस्पेक्ट? निगेटिव एस्पेक्ट इसका देखेंगे तो पोल्यूशन काउज करता है, ये पोल्यूशन काउज करता है। ठीक है, ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। तो किसी भी चीज़ का पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट होता ही होता है। तो इंडस्ट्री किस चीज़ के लिए करते हैं? प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ठीक है, और जॉब क्रिएशन होता है इससे, और पॉल्यूशन भी हो सकता है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। प्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्शन के लिए आपको कहीं भी फैक्ट्री लगाइएगा, सेटअप कीजिएगा, तो आपको लैंड का रिक्वायरमेंट होगा, आपको लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, आपको ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा। आपको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा? ट्रांसपोर्ट का होगा, पावर का होगा, रॉ मटेरियल का होगा। इसलिए आपको पिछली क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए थे कि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होता है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी जो होता है, ठीक है, ये सब फैक्टर तो हम ये कर लेंगे, मार्जिनलाइज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा इधर उधर, लेकिन क्या रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी, ठीक है, कहाँ होना चाहिए? नियर बाई होना चाहिए। इसके लिए आपको बताए हुए थे हम, एक है प्लेस ए, ठीक है, एक है प्लेस बी। ठीक है, और रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी कुछ यहाँ पे शिफ्टेड है, यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किसका कम लगेगा? आर से लेके यहाँ ए तक जाने में, या आर से लेके बी तक जाने में, कहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, द रॉ मटेरियल इज नियरर टू द प्लेस बी, तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगेगा, यानी आपका कैपिटल कम हुआ। यानी जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट आप आउटपुट देंगे, जो जो भी प्रोडक्शन होगा आपका, उसका क्या होगा? उसका मैन्युफैक्चरिंग जो रेट होता है वो कम होगा। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग रेट अगर कम होगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू कम होगा, तो ये इसका सेलिंग वैल्यू भी कम होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? दोनों सिमिलर प्रोडक्ट ही बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ कंसीडर करना है। ठीक है, दोनों सिमिलर, सेम क्वालिटी का, ठीक है, सेम क्वांटिटी का, ठीक है, बनाते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो मिलेगा, हम तो सस्ता लेंगे ना। तो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी यहाँ पे फैक्टर प्ले करता है कि हमको कोई भी प्रोडक्शन करना है, चीप प्रोडक्शन करना है, सस्ता प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये वाला फैक्टर हो गया। ठीक, और आपको बताए थे, आपको एक होता है वेट लूजिंग मटेरियल। ठीक है, और एक क्या होता है आपका? कंटेंट कंटेंट लूजिंग मटेरियल। ठीक है, दो टाइप का होता है कंटेंट लूजिंग मटेरियल। कौन था? शुगर इंडस्ट्री, हम आपको बताए थे। जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है हमारा, वो क्या है? शुगर बॉल कहा जाता है। और अब क्या हो रहा है? हमारा शुगर इंडस्ट्री जो है वो क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है प्रोडक्शन महाराष्ट्र की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी में ना प्रॉपर पावर की फैसिलिटी है। बहुत सारा आप न्यूज़ वगैरह सुनेंगे तो उसमें सुना होगा आपने कि शुगर मिल स्ट्राइक हो गया है, सरकार उसको पैसे नहीं दे पा रही है, ट्रांसपोर्टेशन का उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी सबसे मेन फैक्टर है। इस पे से रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है सबसे मेन, वो कौन सा है? आपका आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का ये था, डिले था।
ट्रांसपोर्टेशन डिले, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन डिले होता था तो क्या होता था, आपका कंटेंट लूज करता था, कंटेंट लूज करता था, ठीक है। कंटेंट लूज करता था यानी उसका स्वीटनेस क्या हो गया, कम हो गया। जो भी उससे प्रोडक्ट हमको मिलेगा बाद में वो कम मीठा होगा, उसमें से शुगर का एक्सट्रैक्शन कम होगा, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। वेट लूजिंग मटेरियल में क्या बताए हुए थे कि मान लीजिए कि कोयला है, कोयला एक कोल और कोयला दोनों, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, ठीक। कोल और कोयला दोनों सेम चीज़ है, ठीक। तो दोनों वेट लूजिंग मटेरियल है, ठीक है। वेट लूजिंग मटेरियल क्या होता है कि जब हम माइनिंग किए, उसका माइन से निकालें, उस समय उसका वेट समथिंग डिफरेंट होगा, और जब उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बहुत दूर तक तो उसका वेट क्या होगा, कम होते जाएगा। ये क्यों होता है, ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल, ठीक है। ये सब एक बैकबोन, ठीक है, बैकबोन हुआ, ठीक है। ये किस चीज़ का है, हमारे चैप्टर का। और क्या आपको जानना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन था, एग्रो बेस और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या होता है, आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों अच्छे से बताए हुए थे, ठीक है। और एक बेसिक इंडस्ट्री भी बताए हुए थे आपको। बेसिक इंडस्ट्री क्या करता है, एक दूसरे इंडस्ट्री को क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है। जैसे बताइए, आप ऐसे सोचिए कि अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं रहता तो कैसे ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो पाता है। आप सोचेंगे सर इतना घुमा क्यों रहा है, डायरेक्ट बताइए। तो हम अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरी है। आप पहले ये समझिए कि अगर बेसिक इंडस्ट्री में आपका आयरन, ठीक है, एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो आप कहाँ से बनाइएगा उसको, ठीक है, कहाँ से बनाइएगा। तो अगर आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से, ठीक है, वो हम भूल गए थे थोड़ा सा कान में लगाए हुए, ठीक। और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सॉरी, का आप क्या बता रहे थे, हाँ। तो आयरन एंड स्टील नहीं रहेगा तो ऑटोमोबाइल कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बेस प्रोवाइड कर रहा है ना, जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं वो तो सप्लाई करता है ना उसको, तभी तो बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट को क्या करते हैं, इंजन अलग आया, व्हील अलग आया, स्टीयरिंग अलग आया, तो सब डिफरेंट डिफरेंट जगह बनते हैं ये सब प्रोडक्ट, ठीक। और एक जगह क्या जाते हैं, एक जगह जाके असेंबल्ड होते हैं, ठीक है, ठीक। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस तरीके से एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इसके लिए एक बेसिक इंडस्ट्री है, ठीक है, ऐसे समझ जाइए। मेनी व्हीकल्स सच एज कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एंड थ्री व्हीलर्स क्या हो गया, ऑटो, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, द डिमांड फॉर कार्स हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज इन द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, जब कार का डिमांड बढ़ेगा यानी हमारे लोगों का जो इनकम है ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहा है, सब कोई कार तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा, एक चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी इनटू द कंट्री। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या था, देखिए कोई भी कंपनी अगर सेटअप करना चाहेगी आपके कंट्री में तो उसका मेन मोटो क्या रहता है, मोटिव क्या रहता है मेन, ये हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा उसको ये कर दिए कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुम्हारे एक हमारे जो हिस्ट्री वगैरह पढ़िएगा उसमें एक लाइसेंस राजा करके आता है, आपको लाइसेंस इशू करवाना है, आप इतना का ही माल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतना प्रोडक्ट यहाँ बेच सकते हैं, इतने से ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी क्यों हुआ था, इसका भी एक हमारा पास्ट रहा है, ठीक है। क्या पास्ट रहा है तो उसको आपको पता ही है कि डायनेस्टिक कॉलोनियल पास्ट रहा है हमारा, ठीक। ये पॉइंट हो गया एक, ठीक। ये पॉइंट हो गया जब, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी हमको अपना लिबरल एक एलपीजी रिफॉर्म पढ़िएगा आप, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है। आगे जाके उसमें लिबरलाइजेशन एक ये होता है कि अपने पॉलिसी को लिबरल बनाइए कि सारे लोग आ पाए, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो न्यू टेक्नोलॉजी भी उसके साथ आएगी, जॉब क्रिएशन भी आएगा, ठीक है। पहले का लोग बोलते थे कि पहले के लोग हम लोग यामाहा वाला राजदूत वगैरह चलाते थे, अगर मान लो अगर हम लोग बाहरी कंपनी को अलाउड नहीं करते क्या कि हमको आप आइए हमारे कंट्री में यहाँ पे जॉब दीजिए और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ बेटर प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे जो जनता है, हमारा जो पॉपुलर मास है उसको दीजिए, ठीक है, तो कैसे मिलता, हमको नहीं मिलता, ऑब्वियस सी बात है। एलपीजी रिफॉर्म भी आप आगे जाके पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको लिबरलाइज पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, गुरुग्राम, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु, ठीक है।
ये मतलब एज इट इज आपको याद करने का जरूरत नहीं है, बस आप कंसेप्ट समझिए, ठीक है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, पुल करता है, ठीक है, पुल करता है ये चीज़। इंडिया के पास मार्केट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, चीप लेबर भी है, तो दूसरे जगह से जो लोग आएंगे अपना फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप करना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अभी देखिए आप, अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन इंडिया देयर आर ए ग्रेट डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज टेलीविजन, phones, papers, radars, computers. The electronic industry is critical for the डिफेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारे डिफेंस के लिए किस तरीके से क्रिटिकल है, किस तरीके से क्रिटिकल है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर कोई आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारे डिफेंस के लिए कैसे क्रिटिकल है। ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी हमारे डिफेंस के लिए क्रिटिकल है। ऑब्वियस सी बात है, जब लड़ाई हो जाएगा बॉर्डर पे, तो यहाँ मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने के लिए, ठीक है, क्या होगा आपका व्हीकल का यूज आएगा। व्हीकल कौन बनाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है। वो भी स्ट्रॉन्ग व्हीकल बनाने पड़ेंगे। वहाँ का जो रास्ता होता है, फीडर रोड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बुरे हालत में होते हैं, ठीक है, उतना डेवलप नहीं हो पाता है वो रीजन ड्यू टू द बॉर्डर एरिया। ऑब्वियस सी बात है, सरकार कोई क्यों डेवलपमेंट उधर करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ कोई उधर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, तो ये सब बात की बातें हैं, ठीक है। तो किस तरीके से ऑटोमोबाइल हेल्पफुल हो सकता है डिफेंस के लिए, इन्फॉर्मेशन, अगर कोई आपको फ़ोन करके बोलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक केबल नहीं बिछा हुआ है, वहाँ पर फ़ोन ही नहीं लगता है, तो कैसे बताएगा कि अटैक हो गया, आप बैकअप भेजिए। आप जितना देर में दौड़ के आएगा बताने के लिए, उतना देर में तो पूरा 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 का पूरा देश हम लोग का कब्जे में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया हैज़ बिकम ए मेजर हब of the information industry. Important technology parks are present in the बेंगलुरु, पुणे एंड हैदराबाद, ठीक है। क्या है टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या होते हैं, ठीक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए आइडियाज़ को डेवलप किया जाता है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। बेंगलुरु, पुणे एंड हैदराबाद, ठीक है। बेंगलुरु को आप लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ दिस इंडस्ट्री वर्कफोर्स कंसिस्ट ऑफ वुमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो पास्ट रहा है उसमें आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो वुमेन के प्रति बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटीज हो रखा है, ठीक है, हमारे पास्ट में। तो वुमेन को आप बहुत लोग देखिएगा कि वुमेन को कोई फीमेल फोर्टिसाइड कर देता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड कर देता है, यानी बच्चियों को मार दिया जाता है, ठीक है, स्पेशली इन हरियाणा वाला एरिया, ठीक है। हमारा सेक्स रेशियो बहुत ही कम है, ठीक है, वुमेन को काम नहीं करने दिया जाता है। और फेमिनिस्ट मूवमेंट का एक ही मतलब बहुत बड़ा कोर कंपोनेंट था कि हमको इक्वल राइट चाहिए, हमको इक्वल रिमनरेशन चाहिए। ये सब आप अपने पॉलिटी वगैरह वाला पार्ट में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये इंडस्ट्री एक ऐसा है जहाँ पे 30% इंडस्ट्री जो वर्कफोर्स है वुमेन का इसमें भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, ठीक है। द IT इंडस्ट्री हैज, ठीक है, हैज बीन ए मेजर अर्नर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता था, अब इसका कंसेप्ट आप बेसिक सा एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ हम पहली वाली क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं आपको, इस क्लास में भी इस चीज़ को रिपीट कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये देश है, कोई ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, ठीक है, और ये सी कंट्री है, ठीक, ये एक सी कंट्री है, ठीक, अच्छी बात, ये तीनों एक कंट्री है, ठीक है, ठीक है। ये इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, एक दूसरे का करेंसी ये लोग एक्सचेंज करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों कंट्री क्या करेगा, अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, जैसे बांग्लादेश का टाका है, ठीक है, हमारा रुपए है, ठीक है, ठीक है, यूएसए का डॉलर है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री का चले जाइए तो वहाँ पे पाउंड हो गया, सेंट हो गया, यूरो हो गया, ये सब अलग अलग करेंसी होता है, ठीक है, ठीक है, हम तीनों का करेंसी अलग मान के चलते हैं, ठीक है, ठीक। इस तरीके से एक्सचेंज होता है। मान लीजिए हम क्यों जरूरी है फॉरेन एक्सचेंज, मान लीजिए हमारे यहाँ सारा रिसोर्स अवेलेबल है नहीं, हमारे यहाँ जितना हम लोग यूटिलाइज करते हैं सारा रिसोर्स तो अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके से एक एग्जांपल लीजिएगा, पाम ऑयल हो गया,
आपका क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को बोला जाता है, इसी से पेट्रोल डीजल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स निकाले जाते हैं, प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गया, वेस्लिन वगैरह भी, ये भी क्रूड ऑयल से ही आता है, ठीक है। ये सब तो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। तो पॉम ऑयल से क्या बनता है, फूड ऑयल बनता है, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये इसेंशियल होता है, बहुत सारे आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी डाला जाता है, मल्टीपल यूज है, वो आगे जाके पढ़िएगा। तो ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे पाम ऑयल और क्रूड ऑयल अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को खरीदेगा इससे, ठीक है, ठीक है, इस चीज़ से खरीद लिया ये, और फिर क्या करेगा, बेच देगा, ठीक है। तो इसके यहाँ रुपया चल जाएगा, तो क्या रुपया कोई लेगा? आपके यहाँ अगर कोई दूसरे जगह करेंसी लेके आ जाता है तो क्या आप उसको तुरंत ले लेंगे, उसको एक्सेप्टेंस दे देंगे? सोचेगा करे यार को क्यों ले हम, फिर जाना पड़ेगा बैंक में, इसको ये करना पड़ेगा, खुला करवाना पड़ेगा, इसका चेंज करवाना पड़ेगा, फिर इसको एक्सचेंज करो, इतना कौन करेगा, तो हम नहीं लेंगे। इसलिए दोनों कंट्री के पास अपना अपना करेंसी होना जरूरी है। तो ये इससे इसको बेचा तो इसका करेंसी इसके पास आ गया, सी का करेंसी इसके पास आ गया, और ए का करेंसी इसके पास आ गया। तो फॉरेन एक्सचेंज इन लोगों के पास है। बाद में अगर इसको कभी क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा तो सी का ही करेंसी उठा के देगा ना, यही करेंसी तो एक्सेप्ट करेगा ये, और फिर बाद में इसको कुछ खरीदना होगा तो ए का करेंसी उठा के इसको देगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ मैटर चलते रहता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।